Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa, your host of the show, and in today's episode, we will be talking to Ketki Jani, the first alopecian model in India and the title winner of Mrs. Universe Women of Confident 2018. What is alopecia? चलिए जानते हैं केतकी जानी से उनकी ज़ुबानी. So let's welcome Ketki Jani. Hi, this is Ketki Jani, first alopecia model in India and title winner of Mrs. Universe Woman of Confident 2018. और आप मुझे सुन रहे हैं on Candid Talks with Bharat V. Hi Ketki ji, welcome to Candid Talks with Bharat V. आशा करता हूँ आप कोविड-19 लॉकडाउन में कुशल मंगल से होंगे. कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. और फिलहाल ठीक हूँ एकदम और जा रहा है. अच्छा जा रहा है लॉकडाउन. ऑलमोस्ट खत्म हो गया अभी. या सो आई एम श्योर आपको इस बहाने ही सही, हालांकि इट्स नॉट अ वेरी गुड एक्सक्यूज टू गेट रेस्ट, बट एटलीस्ट गुड रीजन, बट एटलीस्ट हाँ, बिकॉज आपके बिजी स्केड्यूल से निकल के थोड़ा सा एटलीस्ट आपको घर में आराम करने का मौका तो मिला इस बहाने. यस अपने साथ रहने का मौका मिला है इस बहाने. Absolutely. So, केतकी जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जानना चाहते हैं कि जो एलोपेशिया वर्ड है, what exactly is this? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एलोपेशिया का सिंपल अर्थ है हेयरलेसनेस, बाल नहीं होना. ओके. और वो इंडिया में अलग अलग नामों से फेमस है. वो ये जो डिसऑर्डर है हेयरलेसनेस, एलोपेशिया. ओके. तो आप अहमदाबाद से बिलोंग करती हैं और आफ्टर द मैरिज आप पुणे शिफ्ट हुई थी एंड एंड आप आई थिंक एक जॉब भी कर रही थी व्हेन ऑल ऑफ द सडन यू वर डायग्नोस्ड विद एलोपेशिया एंड योर वर्ल्ड वाज सडनली शैटर्ड. तो आपको कब पता चला कि आपको एलोपेशिया है? आपकी आवाज नहीं आ रही है. सॉरी, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ. मैं पूछ रहा था कि आई थिंक जब आप पुणे शिफ्ट हुए थे और आप जॉब में थे एंड ऑल ऑफ द सडन योर वर्ल्ड शैटर्ड व्हेन यू वर डायग्नोस्ड विद एलोपेशिया. तो आपको ये कब पता चला कि आपको एलोपेशिया है? ये 2011 में पता चला. जब तब मैं 40 साल की थी. अच्छा. हाँ. और एक दिन ऑफिस में ही ऐसे बैठे थे और मेरा हाथ बालों में गया. मैंने देखा कि कान के पीछे एक छोटी सी जगह में हेयरलेस पेच है, छोटा सा बिंदी जितना, छोटा बिंदी जितना. ओके. तो फिर जब आपको ये पता चला तो फिर आपने ये सिचुएशन कैसे हैंडल करी? आई मीन, डिड यू गो टू एनी डॉक्टर? इसका कुछ ट्रीटमेंट, कुछ इलाज होता है? इज इट क्यूरेबल या इट इज नॉट क्यूरेबल? एक्चुअली ये सब होने के बाद जब मैं इसमें से पसार हुई और 5-7 साल के बाद मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा और तब मुझे पता चला इसका एक्चुअली में कोई इलाज नहीं है. अच्छा. लेकिन जब ये शुरुआत होता है ना, जिसके भी पास साथ ये होता है ना, तो हम एकदम पागल जैसे हो जाते हैं और हम आज एक डॉक्टर कल दूसरा डॉक्टर. आप मानोगे नहीं, मैंने जिंदगी के 2 साल सिर्फ डॉक्टर्स के पास हाथ से निकाले हैं. ओके. हर बार एक नया, कोई भी मिलता है ना, कोई अलग दवाई बताता है, कोई मिलता है तो जितने लोग उतनी दवाइयां मैंने किया. जिस दिन से मुझे पता चला था कि ये हुआ है, उस दिन से जो डॉक्टर का चक्कर चालू हुआ था, मेरी जिंदगी में कम से कम 2-3 साल ऐसे ही गए. ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, क्या क्या नहीं किया मैंने. ओके. लेकिन बाद में मैं जब ओवरकम किया मेरे स्ट्रेस को, मेरे यानी वो बाल नहीं होने का जो एहसास है, उससे उभरने के लिए ही 5 साल चले गए मेरे. ओके. आई एम श्योर बिकॉज खास तौर पे एक हर इंसान के लिए बाल एक अलग ही मायने रखते हैं. बिकॉज अगर सर पे हर कोई अपना अलग अलग हेयर स्टाइल करता है. हर कोई कोई लंबे, कोई छोटे बाल. बट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एक इंसान पे क्या गुजरती होगी, वो तो खैर
आपसे ज़्यादा बेटर और कोई नहीं जान सकता, बट ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर जैसे किसी के सर पे बाल नहीं है या झड़ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद उनका जरूर कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा या उसको कैंसर होगा, या जरूर कोई ऐसी बीमारी होगी। तो ये एक टैबू बना हुआ है सोसाइटी में। तो आपको भी ऐसा कुछ भुगतना पड़ा अपनी लाइफ में? बहुत ही एक्चुअली जब ये शुरू होता है ना, तब से लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनको कैंसर हुआ है। ओके। और जैसे जैसे परिस्थिति बिगड़ती जाती है, यानी जैसे जैसे कम एकदम जब खत्म हो जाता है, तब वो लोग इंतजार करते हैं कब मरने वाले हैं। लिटरली आप मानेंगे नहीं, लेकिन वो समय याद करके मुझे आज भी मुझे हंसी आती है। तब मुझे रोना आ रहा था, लेकिन आज जैसे लोग लिटरली पूछते थे कि डॉक्टर ने कितना टाइम दिया है करके। ओके। तो यानी ये बाल नहीं होना को कैंसर के साथ जो यानी उसको मेल जोल कर देना, वो हमारी आदत सी हो चुकी है सोसाइटी की। तो जो डॉक्टर्स के पास आप जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर्स ने भी इसके बारे में आपको कुछ इलैबोरेट करके नहीं बताया कि ये क्या सिचुएशन है, इसका कोई इलाज नहीं है, एंड दे वर ट्राइंग टू ट्रीट यू विद सो मेनी डिफरेंट मेडिसिन्स? तो किसी ने आपको सही मशवरा नहीं दिया इसके बारे में कभी, किसी डॉक्टर ने? सही मशवरे तक मुझे खुद ही जाना पड़ा है। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे यहाँ इंडिया में जो मैंने तो फेसबुक में आप देखेंगे, मेरे सोशल मीडिया में मैंने ओपन चैलेंज रखी थी इसके बाद, जब मैं बाहर निकली 5 साल के बाद, कि आओ और मेरे बाल लाओ। लोग क्या करते हैं कि हमारे आत्मविश्वास के, यानी जब मेरा आत्मविश्वास एकदम डाउन होता है ना, तब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मुझे आशा लगता है कि हाँ अभी वो बोलते हैं ये करके देखो, वो करके, तो उस टाइम में वो ऐसा क्लियर कट आज भी कोई डॉक्टर नहीं बताता है। आज भी करोड़ों रुपए का बिजनेस बालों का होता है डॉक्टर्स को, और वो लोग आज भी उन लोगों को ऐसा क्लियर कट नहीं, क्योंकि क्या है, ये जो डिसऑर्डर है ना, उसका सबसे बड़ा हम बोलते हैं अगम्य पहलू ये है कि अगर मैं दवाई करूं और मुझे बाल नहीं आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई और को हुआ और उसने दवाई किया और उसको बाल नहीं आए। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, हाँ मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हाँ हमें भी ऐसा हुआ था, 2-3 पेचिस हुए, लेकिन दवाइयों से आ गया वापस। अच्छा, ओके। तो ये जो तो ये जो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट का जो चल रहा है, काफी सुनने में आता है, तो ये हेयर ट्रांसप्लांट भी इसमें कामयाब नहीं है क्या? ये इस सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं पॉसिबल है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपके बाल के अंदर हमारे सभी के बाल में, सभी के सर के ऊपर एक नेटवर्क जैसा होता है कि जो हेयर का जो उसका होता है ना, जहाँ से ग्रो होता है, वो मूल बोलते हैं हम। उसको पकड़ के रखते हैं, अंदर पकड़ के रखते हैं। और मेरा जो परिस्थिति है एलोपेशिया का, उसमें वो जो पकड़ने वाला नेटवर्क है ना, बालों को पकड़ने वाला नेटवर्क, वही खत्म हो चुका है, वही खत्म हो चुका है। ओके। तो आपने इस गलत धारणा को कैसे हैंडल किया? आपने लोगों को फिर कैसे जागरूक किया इस सिचुएशन के प्रति? फिर लोगों को सबसे पहले तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं जो हूँ, इट्स ओके। 5 साल तक मैं अपने आप से लड़ती रही, अपने शरीर से लड़ती रही। एक्चुअली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब मेरे शरीर ने हड़ताल घोषित किया कि अभी मुझे बाल नहीं बनाना है, तो मुझे वो समझ जाना चाहिए था और मेरे शरीर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। लेकिन मैं वो नहीं कर पाई, क्योंकि एलोपेशिया होता है तो अननोइंगली, जैसा कि थायराइड या ये होता है आपको डायबिटीज, तो उसका साइड इफेक्ट होता है, आप पतले होते हो, मोटे हो जाते हो। वैसा ही एलोपेशिया होता है तो आपको डिप्रेशन से गुजरना ही है, वो डिप्रेशन उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, तो मैं उस परिस्थिति में वो सब नहीं समझ पाई और मैंने अपने शरीर के साथ युद्ध किया। अलग रोज सुबह होती थी अलग दवाई, रोज सुबह होती थी ये लगाओ वो लगाओ, ये खाओ वो खाओ। मेरी जिंदगी में जितना नहीं करना चाहिए वो सब मेरे शरीर के साथ आजमाया था जोर। लेकिन बाद में मुझे जिस दिन सब कुछ खत्म, यानी मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम में कि अभी सब कुछ खत्म होगा, अभी मैं इस समाज में नहीं रह पाऊंगी ऐसे। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन में आपके परिवार वालों, आपके परिवार में वैसे कौन कौन है? परिवार में वैसे हम यहाँ पर मेरे 2 बच्चे और 2 डॉग्स हैं, उनके साथ रहती हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड का जॉब गुजरात में है तो वो गुजरात में रहते हैं। और जब से मुझे एलोपेशिया हुआ है, हम तब से, उसके पहले ही हम लोग ऐसे ही रह रहे थे। ओके। मैं बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ अकेले। अच्छा, तो आपके परिवार वालों ने आपको किस तरीके से सपोर्ट किया आपकी इस लड़ाई में? जब शुरुआत हुआ था तब बच्चे बहुत छोटे थे,
लेकिन 4-5 साल जब मैं हुआ ये कि जब मैं भी जरा स्ट्रांग हो गई, बच्चे भी थोड़ा बड़े हो गए, बच्चे खुद ब खुद मुझे सपोर्ट करने लगे। एक्चुअली बात ये है कि उनकी वजह से शायद मैं आज यहाँ तक जहाँ भी पहुंच पाई हूँ। वो अमेजिंग। मेरे बच्चे, मेरे 2 डॉग्स है, वो हाँ जी। उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। दैट्स मेंटल नाइस। मेंटल हीलर है वो लोग मेरे। डेफिनेटली, दैट्स वेरी नाइस टू हियर। तो केतकी जी, जब जब आप इन सब परेशानियों से गुजर रहे थे और आप धीरे धीरे इसमें से उभरने लगे, अपने आप को उभारने लगे बाहर, तो when exactly did you decide to become bold and beautiful? I mean, फैशन की दुनिया में आपकी एंट्री कैसे हुई? आप अपने इस सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे? एक्चुअली फैशन की दुनिया में मुझे जाना चाहिए, वैसा मैंने उस रात तय किया। उस रात यानी मैं एक मेरे जिंदगी में वो जंक्चर आया था, वो काली रात बोलना चाहिए जिसे, कि जिस दिन मैं सुसाइड करने वाली थी। ओह अच्छा, आपने उसी रात, ओके। हाँ, तो वो सब सुसाइड ऑलमोस्ट अटेम्प्ट होने वाला था, और एट दैट मोमेंट जब मैं मेरे बच्चों को और मेरे डॉग्स को देख के रुक गई कि कल सुबह उनके लिए कैसा होगा। और बस पता नहीं क्यों उस क्षण से ही जैसे चमत्कार हुआ, और जो मैं एलोपेशिया के बारे में जो मैं एक ही लाइन में सोच रही थी, उसके बदले में मैंने दूसरी लाइन से सोचना उसी रात से शुरू किया। अच्छा। और मैं उस पूरी रात सोई नहीं, और मैंने बस बाद में ये तय किया कि 5 साल तक मैंने शायद दुनिया की डर से, लोगों के डर से, लोग क्या सोचेंगे के डर से, मैंने जो अपने आप के साथ किया है वो गलत था, और मैं आज जो कर रही थी वो एकदम सबसे ज्यादा गलत होता अगर मैं मर जाती तो। और फिर उस दिन से मैंने तय किया कि बाल और ब्यूटी का जो लोग मुझे लिटरली बोलते थे, अभी ऐसे तो आप कैसे जिंदा रहोगे बाल के बिना, यानी कैसा। और मेरे जो फास्ट फ्रेंड थे वो लोग ऐसा मर्मरिंग करते हैं ना एक दूसरे के साथ, गॉसिप, तो वो बोलते थे कि बिना बाल के तो ये कैसी पुरुष जैसी दिख रही है, उसको देखा तो भी लोग डर जाएंगे, ऐसी दिख रही है। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल नहीं होने का और ब्यूटी का ही संबंध हम मानते हैं। देखिए बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने हैं जिसमें बालों का इतना महिमा मंडन किया जाता है। करेक्ट राइट। तो मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह में जाकर खड़ी रहूंगी जहां पर लोग भूल जाएंगे कि बाल नहीं होने से ब्यूटीफुल नहीं होना वो बात गलत है। अंडरस्टैंड। तो इसमें फैशन इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको किसी का सहारा लेना पड़ा? डिड समबडी हेल्प यू इन दिस जर्नी? नहीं, एक्चुअली मैं किसी ने हेल्प नहीं किया। एक्चुअली मैंने खुद ही तय किया था मन में, और खुद ही एक दिन कोई नेटवर्क ऑनलाइन में कहीं सर्फ कर रही थी और मैंने देखा मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का उन लोगों ने फॉर्म मंगवाए थे लोगों से, फॉर्म भरो करके। अच्छा। और मैं कब से सोच रही थी मुझे कुछ करना है, तो मुझे लगा मैं सबसे पहले चलो यहाँ से ट्राई करती हूँ, मैं देखूं कि कुछ ये होता क्या है सब। तो मैंने फॉर्म डाउनलोड किया और देखा तो उसमें एक कॉलम थी हेयर करके। अच्छा। तो हेयर के कॉलम में लिखना था कितने लंबे बाल है या आपके बाल कैसे घुंघराले है, स्ट्रेट है। मैंने हेयर के कॉलम में लिखा नो हेयर। और मैंने वो भर के भेज दिया। मुझे लगा देखेंगे क्या होता है। ये शुरुआत थी मेरी तरफ से, ये शुरुआत थी। ओके। और मेरे आश्चर्य के बीच तीसरे ही दिन उन लोगों का फोन आया कि आप आइए ऑडिशन के लिए। अच्छा, दैट वाज रियली ब्रेव। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि सिंस इन दिस सिचुएशन, जैसे आपके बाल नहीं है, तो कि मैं फॉल्स हेयर लगाना शुरू करूं या कुछ और ट्राई करूं? तो व्हाई डिड यू ओनली गो फॉर टैटू? आपने टैटू क्यों बनवाने की सोची अपने सर पे? वो विग लगाने का तो मेरे घर में से बहुत प्रेशर था मुझ पर। आपको मैं बताती हूँ, यानी वो लोग, यानी मेरे हस्बैंड भी कभी कभार आते हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि क्यों ये सब करना, नाटक, खुला जाना, वो सब, आप ऐसा विग लगा दो ना करके, विग पहन के चलो ना। लेकिन पता नहीं भरत, मुझे है ना, जब भी मैं विग पहनती थी ना तो मेरे मन में एक मैं ऐसा अंदर ठिठुर सी जाती थी। मेरे मन में ऐसा, मुझे एकदम से मैं विग पहनती थी ना तब मुझे ज्यादा डर लगने लगा था कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं क्यों ये कर रही हूँ, मतलब मैं अपने आप को क्यों छुपा रही हूँ विग के पीछे। मैं लोगों के सामने, मुझे उस बात से अपने आप से डर लगने लगा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, और कि मैं लोगों को जो नहीं हूँ वो मैं उनके सामने जिंदगी भर रहूंगी। राइट। तो मैं नहीं हूँ।
मैं ऐसा क्यों करूं करके मैं अपने आप को ही क्वेश्चन करती थी और अंदर अंदर रोती रहती थी। मुझे बहुत अपने आप से वीक से बहुत डर लगने लगा था मुझे। तो लोगों उससे से फिर जितना आपको डरती थी कॉन्फिडेंस में भी आपको हिट हुआ हाँ, होगा फिर। उस टाइम हाँ उस टाइम में मैं आपको बताती हूँ, मैं ऑलमोस्ट आधी पागल जैसी हो गई थी वो 5 साल में। Hi, this is Ketki Jani, first alopecia model in India and title winner of Mrs. Universe Woman of Confident 2018। और आप मुझे सुन रहे हैं ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। तो फिर आपने कब डिसाइड किया फिर कि नहीं मैं ये विग नहीं पहनूंगी एंड आई विल गो फॉर अ टैटू? हाँ, बस वो सब 5 साल में अंदर खत्म होगा। और जिस दिन तय किया कि अभी जीना है, उसके थोड़े ही दिन के बाद मैं कहीं बाहर जा रही थी। एक्चुअली जब मैं 5 साल में मैंने कभी मिरर नहीं देखती थी, आपको मैं ये बताना चाहूंगी। मुझे बहुत डर लगता था अपने आप से। जब मैं अपने आप को देखती थी बिना बाल के, बिना आईब्रो के, मुझे बहुत अपने आप को देखकर ही डर लगता था। तो 5 साल के बाद जब मैंने बाहर जाना शुरू किया, मैं एक दिन कहीं जा रही थी तो मैंने मिरर में देखा अपने आप को। और मेरा बहुत पहले से, जब बहुत अच्छे हेल्दी मेरे बाल हुआ करते थे, तभी से मेरा एक सपना था कि मैं शरीर में एक टैटू करवाऊं, कहीं भी एक टैटू करवाऊं। और वो टैटू ऐसा होना चाहिए कि वहां पर किसी का भी ना हो टैटू, ऐसा मुझे शौक रहता था। अच्छा, यूं ही हाँ। तो मैं जब भी कुछ आइडिया सोचती थी मेरे टैटू के बारे में और जाती थी, तो वो टैटू आर्टिस्ट एक एल्बम निकालता था और उसमें उसी जगह में किसी का तो टैटू बता देता था। ओके। तो मैंने फिर टैटू करवाने का कैंसिल किया था। और उस दिन जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा कि ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा टैटू, इतना बड़ा कैनवास तो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मुझे दिया है। ये किसी के पास नहीं। तो मुझे इसका यूज करना चाहिए टैटू के लिए। वो मोमेंट में ऐसा ख्याल आया। और बस मैंने सोचा कि नहीं, अभी टैटू होगा और ऐसी जगह में होगा जहाँ किसी का भी नहीं है। अमेजिंग, राइट। सो केतकी जी, इन वन ऑफ द पेजेंट आपने पार्टिसिपेट किया था एंड उसमें एक मेमोरेबल कमेंट आपको मिला था, लेट क्राउन बी वॉर्न बाय एनीवन बट फॉर मी यू आर द विनर एंड यू हैव, हाँ जी, यू हैव योर ओन क्राउन व्हिच ऑलवेज रिमेन्स ऑन योर हेड. So this was one of the memorable comments which you had received from Jina Taman ji. तो ये इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये कौन सा पेजेंट था? उसमें शायद आप विनर तो नहीं रही, बट एटलीस्ट उसका एक्सपीरियंस के बारे में। ओके, तो वो कौन सा था, थोड़ा बताएंगे? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट वाला ही इवेंट था जिसमें ये हुआ था हादसा। उसमें यानी 3000 टोटल पार्टिसिपेट, 3000 लोग थे। उसमें से मैं फाइनल 10 तक पहुंची थी। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ही ये पेजेंट था। और उसमें जब फाइनल राउंड हुआ, उसके बाद में उसके बाद में एक जो होने वाला था वो सब हो गया। और एक सेरेमनी, एक छोटा सा गेट टुगेदर रहता है, जजिस और पार्टिसिपेंट सब। तो वो पार्टी चल रही थी। और वो पार्टी में सब लोग बैठे हुए थे और पीछे से वो जीनत अमन के जो उनके साथ जो अटेंडेंट रहते हैं, वो बोले कि आपको मैम बुला रहे हैं। फिर मैं गई उनके पास, तो तब फिर वो बोले कि देखो केतकी, ये क्राउन किसी के भी पास गया हो, लेकिन तुम्हारा क्राउन ऐसा है ना, तो वो जाकर घर पे जाके कबोर्ड में रख देगा। लेकिन तुम्हारे पास जो क्राउन है ना, वो क्राउन ऐसा है कि वो 24/7 तुम्हारे पास रहता है। करेक्ट। यस, और वो तुम्हारे सर पे है। उनको बहुत अच्छा लगा था। और उन्होंने बोला कि तुम मानोगे नहीं, आज भी मैं नहीं निकल सकती हूँ विदाउट एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन के घर के बाहर। आज भी अगर दो के बदले में 4 बाल गिर जाते हैं ना, तो एकदम टेंशन में आ जाते हैं हम लोग करके। राइट। नहीं, that was really brave of you, to attempt something, खास तौर पे इंडिया में जो सोसाइटी में जिस तरीके से जो फीलिंग्स रहती हैं एंड समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड करना, तो I mean that was really commendable. तो that's for that, I mean it's really hats off to you. तो 2018 में आपने मिसेस यूनिवर्स वुमेन ऑफ कॉन्फिडेंट का टाइटल जीता था, तो वो कहाँ पर हुआ था? उसका एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करेंगे आप? वो फिलीपींस में हुआ था, सीबू फिलीपींस में। ओके। और दिसंबर में हुआ, 2018 के दिसंबर में। वो भी उसका भी बहुत ही अच्छा है। उसका जो यानी इंडिया में जो जिसके थ्रू मैं वहाँ मिसेस यूनिवर्स में गई थी,
मिसिस ऋचा शर्मा करके, मिसिस इंडिया इज इंडिया का प्लेटफॉर्म था वो। उसमें भी जो ये जज थे वो शारदा सिन्हा करके थी, वो लोक गायिका जो बोलते हैं, हाँ जी, वो थी। और वो बहुत ही बिहार की, वो बहुत ही बोलते हैं कि बहुमान्य वैसा व्यक्तित्व है उनका। ओके। हाँ, और उनके वो तब, और उन्होंने मुझे वहां पर बहुत शाबाशी दी। और वो इवेंट होने के बाद उन्होंने स्पेशल एक इंटरव्यू दिया मेरे लिए। अच्छा। और उन्होंने लोगों को अपील की, हाँ, उन्होंने लोगों को अपील की कि बाल नहीं होना इट्स ओके, आप लोग इसे देखो और आगे बढ़ो करके। बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। इंडिया में जो हुआ वो भी, और फिलीपींस में भी हुआ ना, उसमें 83 देश से ब्यूटी क्वींस आई हुई थी। ओके। बहुत बहुत एंजॉयबल, मेमोरेबल वो इवेंट था। तो उसमें आपने कई फ्रेंड्स भी बनाए होंगे जो आज भी आपके टच में होंगे। हाँ, आज भी मेरे टच में है। और उन्होंने भी बाद में जब इवेंट्स होकर हम घर गए, उसके बाद भी उन्होंने वीडियोस बना कर मुझे भेजे थे। और उन्होंने उनकी जो अलग प्रोनाउंसिएशंस होते हैं ना उनके, हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है उनके मुंह से सुनना, केतकी करके। ओके। हाँ, बहुत बहुत मजा आया। लेकिन उन लोगों ने बहुत, सबने सराहा मुझे एक्चुअली। That's nice. केतकी जी, आप you have been awarded with many awards in India. वो अवार्ड्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? मुझे तो एक्चुअली मुझे अवार्ड्स के बारे में बताना भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये सब कर पाई, वो मैं निमित्त मात्र थी। हाँ जी। मुझे शायद भगवान ने इसके लिए चुना था, ये काम के लिए, जो आज तक नहीं हुआ। तो वो सब मेरे लिए अवार्ड मिले हैं वैसा मानती नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो अवार्ड सभी भारत के सभी एलोपेशियंस को मैं वो अवार्ड अर्पण करती हूँ कि उन लोगों की शक्ति बढ़ाने के लिए, उन लोगों को एक जज्बा देने के लिए भगवान ने मुझे ये सब दिया है। हाँ जी। तो मैं उसके बारे में ज्यादा ना बोलूं, वो ही मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, कोई भारत बात नहीं। प्रेरणा अवार्ड हो या XYZ। तो एलोपेशिया के लिए आप अभी कुछ कर रहे हैं? आई मीन, आर यू एसोसिएटेड विद एनी NGO या कुछ ऐसा कुछ कार्य आप कर रहे हैं एलोपेशिया की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, या फिर आप यू ट्राई टू अवेयर ओनली थ्रू दी फैशन इंडस्ट्री? हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं पर्सनली, मेरा जो सोशल नेटवर्क है, मेरा फेसबुक में जो मेरा अकाउंट है उसमें, और मैंने एक सपोर्ट एंड एक्सेप्ट एलोपेशिया विद केतकी जानी करके एक फेसबुक पेज भी रखा है स्पेशल उसके लिए। और उसमें मैं एलोपेशिया अवेयरनेस सीरीज चलाती हूँ। अच्छा। तो वो हाँ, वो सीरीज में मैं आजकल में मैं वहाँ 83 एपिसोड तक वहाँ पहुंची हूँ। उसमें मैं एलोपेशिया के अलग अलग जो आते हैं स्टेजेस, एलोपेशियंस जो फेस करते हैं, वैसे अलग अलग पॉइंट पकड़ती हूँ और उसको मैं वहां पर बताती हूँ लोगों को। और उसका नाम, उस सीरीज का नाम एलोपेशिया अवेयरनेस दिया है। प्लस तो मुझे पर्सनली भी बहुत सारे तो आपको कोई ऐसे लोग भी अप्रोच करते हैं जो एलोपेशिया के शिकार हैं, वो लोग भी आपको अप्रोच करते हैं कि आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, आपसे आपकी राय जानने के लिए, आपका एक्सपीरियंस लेने के लिए? तो आप उनको भी इंटरव्यू करते हैं आपके इस सीरीज में? हाँ, उसमें मैं एक खास बताना चाहूंगी। एक बच्ची थी और वो CA का एग्जाम देने वाली थी, CA का। और उसको एलोपेशिया था। वो बहुत डिप्रेशन में थी उस टाइम में। मुझे एग्जाम के थोड़े दिन पहले उसने फोन किया कि मुझे भी ऐसा, कहीं से तो उसने फोन नंबर मेरा लिया और मुझे फोन किया कि केतकी जी, मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये बहुत छोटी बच्ची थी, टीनेज यानी कॉलेज जस्ट खत्म हुआ था। अच्छा। और मुझे ऐसा हुआ है और मैं CA का एग्जाम है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं भी नहीं दे पाऊंगी ये एग्जाम। और मैं आजकल बहुत गुमसुम रहती हूँ, ये वो। मैंने बोला कि देखो, सबसे पहले ये है कि तुम एलोपेशिया को समझती अगर नहीं हो अभी तक, तो मेरा केस देखकर समझ लो। और तुम मुझे प्रॉमिस कर, उस दिन बहुत 1 घंटा तक बात किया उस बच्ची से। और मैंने लास्ट में उससे प्रॉमिस लिया लास्ट में उससे कि वो एग्जाम देगी। और आप मानोगे नहीं, उसने एग्जाम दिया और CA उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। यस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसने दूसरे ही दिन फेसबुक में बहुत बड़ा एक पोस्ट लिखा
हाँ और जी। उसमें सबके सामने उसने कबूल किया कि मुझे इनकी वजह से हिम्मत मिला करके। ऑसम, ऑसम। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि ऐसा हाँ ऐसा जी, प्रॉब्लम्स है। यस। आई तो मीन मैं दैट्स रियली नाइस कि आप सबका वो करती हूँ। एब्सोल्युटली, तो दैट्स रियली नाइस कि आप सबको इस सिचुएशन को हैंडल करने में हाँ, आप हाउ उनको टू हेल्प कर हैंडल इट। रहे हैं। यस, करेक्ट। सो यस। व्हाट विल बी योर मैसेज टू अदर एलोपेशियंस इन दिस वर्ल्ड, केतकी जी? हाँ, एलोपेशियंस के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि बाल नहीं होना वो हमें डिप्रेशन देता है, हाँ जी, लेकिन हम एक प्रयत्न करना चाहिए कि वो डिप्रेशन हमारे आत्मा तक हावी ना हो जाए। हम मेरा मेरा वो हुआ था, वो जो 5 साल मेरी जिंदगी के बेकार हुए वो उस या वजह से हुए कि वो डिप्रेशन मेरे अस्तित्व को खा गया था। ओके, तो मैं सभी एलोपेशियंस को बताना चाहती हूँ कि इट्स ओके, आपके सिर्फ बाल नहीं है लेकिन आप जिंदा है ना, वो ही बहुत महत्व की बात है। राइट, जिन आप जिंदा रहो, बिंदास रहो, और लोग क्या सोचेंगे वो भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे सच में। तो एब्सोल्युटली। उनको सच में सोचने दो, जो सोचना है, जो बोलना है बोलने दो। हम्म, लोगों को तो वैसे भी अगर आपके बाल होंगे तो भी वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढी निकालेंगे बोलने के लिए। राइट, तो राइट। उनकी चिंता ना करे, वो अपने आप में मस्त जिए। और खास मैं एक मैसेज देना चाहूंगी एलोपेशियंस के फैमिलीज को हाँ जी, कि आपके आसपास ऐसा कोई आपके घर में है ऐसा कोई, तो आप प्लीज उस पर कुछ ऐसा छुपरे जैसा या ये कुछ उसने पाप किया है वैसा नहीं है ये व्याधि। मुझे बहुत सारे लोग जब ये हुआ था तब मुझ में भूत है, चुड़ैल या प्रेत, ऐसे ओहो, सब मुझे भी मुझ तक, हाँ, वो जो काली विद्या वाला वो हाँ मुझ जी, पर भी बहुत आते थे। तो ये ओके, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है ये। आप वो अगर ये सब सोच रहे हो उसके उस बच्ची को या उस लड़के को जिसको हुआ है, उस आदमी या औरत को, आप उसको ये सब के लिए शिकार मत बनाइए अपनी अंधश्रद्धाओं का। और ओके, ये कोई ऐसा गर्ल या बॉय नेक्स्ट डोर देख लेगा तो आसमान टूट पड़ेगा वैसा भी डिसऑर्डर नहीं है, देखने दो लोगों राइट, को। राइट, लोग देखेंगे तो लोगों को आदत पड़ेगी, इसीलिए मैं ऐसा ही निकलती हूँ कि उनको हैबिट तो होनी चाहिए। आज तक क्या हुआ है भरत, हम किसी ने देखा ही नहीं है, गंजी औरतें देखी ही नहीं है। करेक्ट, इसलिए कभी राइट, तुम मेरे साथ आओ, कभी रास्ते में तुम्हें 10 लोग ऐसे मिलेंगे कि तुमको नहीं देखेंगे लेकिन मुझे मुड़कर जरूर देखेंगे। राइट, क्योंकि राइट, आदत, हाँ, क्योंकि आदत नहीं है ना। हम्म, एक साथ में एक दिन 1000 2000 लाख औरतें होगी गंजी रास्ते के ऊपर, तो हाँ, लोग देखना बंद कर देंगे, बंद है ना। धीरे धीरे लोगों को आदत हो जाएगी इसकी। तो ऐसा एब्सोल्युटली, कोई ये डिसऑर्डर नहीं है। और ये दूसरा मेन बात तो ये कि हमारी मर्जी से हमने लाया हुआ ये डिसऑर्डर नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हाँ जी, लोगों को ये समझना चाहिए कि हमने कभी नहीं चाहा कि हमें ये हो, लेकिन अगर हो गया है तो एज अ सोसाइटी हमें उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आई थिंक इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता लाई जाए ताकि यस, उनको इसके बारे में पता चले। और यस। ये जो गलत धारणाएं बना के रखी हुई हैं लोगों ने, तो हाँ, वो उनसे निजात लोग मिले जाने और लोग जाने। जाने और कि हाँ, एलोपेशिया ऐसा कंटीजियस डिसऑर्डर नहीं है। एब्सोल्युटली, एलोपेशियन लड़की से शादी किया तो वो लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर करेक्ट, लड़का एलोपेशियन है और शादी हुआ, अब आजकल प्रॉब्लम सोसाइटी में क्या है, एलोपेशियन जो है उनको पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। ओके, जो एलोपेशियन औरत है शादीशुदा है, अभी आप मानोगे नहीं भरत, एक केस यहाँ पर बताना चाहूंगी। हाँ एक जी, प्रेगनेंसी में एक लेडी को ये हुआ और उसके बाद वो आदमी लड़का होने के बाद उसको देखने तक नहीं गया है और उसने डिवोर्स पेपर भेजा है उस औरत को। ओहो, बोलो क्या ओके, करे, वो बोल रही है मैं क्या करूं, मुझे जबरदस्ती मेरे भाई के घर में रहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। और वो बोल रही है मुझे तो अभी मैं मर भी नहीं सकती हूँ ये छोटे बच्चे को छोड़ के। हम्म, तो ये अभी हम कितना भी माने, मैं कितना भी आगे बढ़ चुकी हूँ, हाँ लेकिन जी, आज भी हमारी सोसाइटी एलोपेशियंस के लिए बहुत क्रूर है। ओके, उन लोगों को हमारी भावनाओं का पता ही नहीं। उन जैसे जैसे वो आम नॉर्मल औरतें होती है वैसे ही हमारा भी भाव विश्व होता है, हम कुछ अलग नहीं है। दैट्स रियली सैड, कि यस, लोग आजकल, आज भी इस दौर में भी इस तरह का धारणा यस, रखते हैं। तो आई थिंक इट यस, इज रियली रियली नेसेसरी फॉर एवरीवन आउट देयर इन दिस वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि एलोपेशिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है, कोई छूत की बीमारी नहीं है। इट इज यस। जस्ट अ कंडीशन जहाँ पे ऑटो हेयर इम्यून लॉस डिसऑर्डर, होता है। एब्सोल्युटली, इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
एब्सोल्युटली। तो आई जस्ट होप केतकी जी कि आपके इन प्रयासों की वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, लोग ज़्यादा जागरूक हों, एंड किसी भी इंशाल्लाह किसी भी तरीके से अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इस चीज को, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस, एंड हमसे जो भी बन पड़ेगा, जितना भी हो सकता है, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस केतकी जी। आशा करता हूँ कि आज आपको सुनने के बाद बहुत से लोग एलोपेशिया के बारे में अपनी राय जरूर बदलेंगे और प्रेरित होंगे आपकी इस लड़ाई से जो आपने तय करी है और आज जिस मुकाम पे आप हैं। तो आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, लोगों को एलोपेशिया के बारे में जागरूक करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू। थैंक यू। So that was Ketki Jani, first alopecian model in India and title winner of Mrs. Universe Woman of Confidence 2018, who fought bravely with this condition when she was diagnosed with alopecia and never ever stopped dreaming. उनके इस जज्बे को मेरा सलाम। इसके साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज भरत वत्सा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।